सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे हैं। सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम आज जो है हमने कल टॉपिक छोड़ा था साइबर अपराध के बारे में, उसी से आगे हम चर्चा करेंगे। आज जो आपराधिक शास्त्र, जो हमारा विषय है आपराधिक शास्त्र, दंड प्रशासन और प्रपीड़न जो शास्त्र जो था सब्जेक्ट, उसमें हम बात कर रहे थे साइबर अपराध की। तो उसी को आगे करते हैं हम। साइबर अपराध में अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। स्टैकिंग क्या होती है भाई? तो आज का जो मुद्दा है हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध में स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होता है? यह एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार अनचाहे संदेश या ईमेल भेजे जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टैकिंग। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार संदेश या ईमेल भेजे जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। ठीक है, ताकि उसे मानसिक रूप से, और क्यों भेजे जाते हैं मैसेज? ताकि उसको मानसिक रूप से परेशान किया जा सके। इस प्रक्रिया में अक्सर व्यक्ति की किसका हनन होता है? निजता का हनन होता है भाई। ठीक है, जिसे स्पेमिंग कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसे स्टैकिंग भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? स्पेमिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रक्रिया में अक्सर व्यक्ति की निजता का क्या होता है? हनन होता है। उसको क्या बोलते हैं? स्पेमिंग कहते हैं भाई। उसको स्पेमिंग कि क्या आ गया? स्पैम आ गया। कई बार ये नहीं बोलते कि ये मैसेज कौन सा स्पैम का मैसेज है। ठीक है, ईमेल में आता कई बार स्पैम। तो स्टैकिंग क्या है? किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध बार बार अनचाहे संदेश, जो चाह नहीं रहा वो संदेशों को, ऐसे संदेश या ईमेल भेजना क्या है भाई? स्टैकिंग है। क्यों भेजे जाते हैं? उसको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए। ठीक है, अपराधी इसे कैसे करता है? तो अपराधी जो है इन मैसेजों को कैसे भेजता है ये देखते हैं। अपराधी अक्सर इंटरनेट से पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति जो उसकी क्या करता है भाई? इंटरनेट से उसकी पूरी निजी जानकारी निकाल लेता भाई, कि क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, क्या नौकरी करता है। ठीक है, अपराधी ये करता है भाई, उसकी पूरी जानकारी निकाल लेगा भाई। ठीक है, अपराधी घर बैठे कंप्यूटर के जरिए यह सब करते हैं भाई। ठीक है भाई, और उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती भाई, यानी कि फिजिकल वो उपस्थित नहीं होते भाई। ठीक है, इसीलिए इन्हें पकड़ना और पहचानना मुश्किल होता है भाई। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये निजी जानकारी निकाल लेते हैं और निजी जानकारी निकाल के क्या करते हैं? व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हो? भौतिक रूप से उपस्थित है नहीं, फिजिकल रूप से तो है ही नहीं वो, तो पकड़े जाने बहुत मुश्किल है। अब शिकार कौन बनता है? जो स्टैकिंग है इसका कौन बनता है शिकार? इस अपराध में अक्सर महिलाओं और किशोरों को निशाना बनाया जाता है भी, ध्यान रखना भाई। अपराधियों ने अश्लील या भद्दे संदेश भेजकर परेशान करते हैं भाई, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। तो शिकार महिला और जो बच्चे जो होते हैं, किशोर जो होते हैं, ठीक है, जो युवा जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है? इसमें परेशान किया जाता है। भारत में कानून क्या है? अप्रैल 2013 में कानूनी बदलाव करके स्टैकिंग को एक दंडनीय अपराध बनाया गया। ठीक है, यानी कि अनचाहे मैसेज अगर भेजे गए हैं तो उनको दंडनीय अपराध बना दिया गया। कब? 2013 में। इस कानून के आने के पहले 9 महीने में ही केवल दिल्ली में इसके 916 केस दर्ज किए गए। ध्यान रखना, जब 9 महीने हो गए थे 2013 में कानून आया, तो ये कानून आने के बाद ही दिल्ली में 916 केस दर्ज किए गए थे।
जो बताता है कि ये अपराध कितनी तेजी से फैल रहा है भाई। ठीक है। सुरक्षा की चुनौती। हालांकि अब महिलाएं पुलिस के पास जाकर शिकायत करने लगी हैं, लेकिन कोर्ट में मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर महिलाओं की सुरक्षा अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। ठीक है। तो सुरक्षा चुनौती है, सुरक्षा नहीं हो रही। बड़ा खतरा क्या है? दिल्ली की वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद का मानना है, क्या मानना है, किसके बारे में? स्टैकिंग के बारे में। दिल्ली की वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद का मानना है कि स्टैकिंग को अगर शुरुआत में ही नहीं रोका गया तो यह एक गंभीर अपराध जैसे बलात्कार या यौन शोषण में बदल सकता है। ये ध्यान रखना, ये बात बोल रही है कौन? पिंकी आनंद, जो दिल्ली की क्या है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। ठीक है। टूटी खिड़की का सिद्धांत क्या है भैया? अपराध शास्त्र के इस सिद्धांत के अनुसार छोटी गलतियां जैसे स्टैकिंग को अगर तुरंत नहीं सुधारा गया, यानी कि टूटी खिड़की का सिद्धांत बोलता है अगर छोटी कोई गलती है तो उसको तुरंत सुधारा जाए, अगर छोटी गलती को तुरंत नहीं सुधारा गया जैसे स्टैकिंग, ठीक है, तो अपराधी बड़े अपराध करने का साहस जुटा लेते हैं भाई। ठीक है। अब कैसे जुटा लिया? एक महिला के पास मैसेज कर दिया, असली महिला कुछ बोली नहीं रही, ठीक है, नहीं वो वहां पे शिकायत की। ठीक है। अगर शिकायत कर दी तो पकड़ा नहीं जा रहा। अगर शुरू में ही उनको दाब दिया गया तो क्या है, बड़ा अपराध नहीं बनेगा। नहीं तो ये क्या होगा भाई, एक अपराधी जो है बड़े अपराध करने का साहस जुटा लेते हैं। इसलिए घटना होने के बाद सजा देने के बजाय इसे पहले ही रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए भाई। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है भाई? कैलिफोर्निया दुनिया का सबसे पहला ऐसा क्षेत्र था जिसने स्टैकिंग को अपराध घोषित किया था। तो कैलिफोर्निया जो था वो दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपराध घोषित किया था किसको? स्टैकिंग को, अनचाहे मैसेज करने को। और आज अमेरिका के सभी राज्य इसे अपराध मानते हैं। ठीक है। कनाडा में स्टैकिंग के लिए 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। स्टैकिंग का शिकार होने से बचने के लिए यहाँ महत्वपूर्ण और आसान उपाय दिए गए हैं। आइए देखते हैं कैसे स्टैकिंग से बचा जा सकता है। सीधा संपर्क न करें, पहली बात भाई। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति को कोई जवाब न दे। उनसे बातचीत करने या उन्हें रोकने की कोशिश करने से वे आपको और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, ये आप सीधा संपर्क उनसे न करें। ठीक है। तो क्या करें? तुरंत शिकायत करें इस बात की, बिना डरे या शर्माए हुए इस मामले की रिपोर्ट तुरंत किसको दें? पुलिस को करें भाई। ठीक है। सबूत संभाल कर रखें, बात नंबर 3 भाई। स्टैकर द्वारा भेजे गए, जो स्टैकिंग कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैकर। स्टैकर द्वारा भेजे गए सभी ईमेल, मैसेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो डिलीट न करें, ठीक है, बल्कि उन्हें सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। ये बात भी ध्यान रखना भाई। ठीक है। आपातकालीन नंबर रखें भाई अपने पास हमेशा पुलिस या अन्य आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मांगी जा सके भाई। ठीक है। बात नंबर 6। बात नंबर 5 क्या है? झिझके नहीं भाई, यानी कि शर्माए नहीं। ठीक है। भले ही आपको कोई बड़ा खतरा महसूस न हो रहा हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी असहज या अजीब महसूस हो तो तुरंत मदद मांगने में संकोच न करें। ठीक है। सुरक्षित यात्रा करें। अकेले यात्रा करते समय सुनसान रास्तों, गलियों या जगहों पर जाने से बचें। ठीक है। तो स्टैकिंग जो है इसके शिकार होने से बचने के लिए आसान उदाहरण है। अब बात करते हैं हम साइबर क्राइम में हैकिंग। स्टैकिंग जो है इसका पता तो है लोगों को कि अनचाहे मैसेज आना, लेकिन ये नहीं पता कि इसका ऑथेंटिक शब्द क्या है। इसका नाम है स्टैकिंग।
ठीक है। अब बात करते हैं हैकिंग। हैकिंग का बहुत सो लगभग लोगों ने पता कि हैक हो गया, लेकिन आइए ये हमारे यहाँ पे जो साइबर अपराध जो है वो क्या बोलता है इसके बारे में। हैकिंग क्या है? सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति बिना इजाजत किसी के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर उसका डाटा या प्रोग्राम खराब करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है, उसे क्या कहते हैं भाई? हैकिंग कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी दूसरे व्यक्ति की इजाजत के उसके कंप्यूटर में घुसता है, नेटवर्क में घुसता है और उसका डाटा या प्रोग्राम खराब करता है, उसमें छेड़छाड़ करता है, तो उसको कहते हैं भाई हैकिंग। ठीक है। हैकिंग क्यों होती है? पॉइंट तो ये भी अच्छा कि हैकिंग क्यों होती है। अपराधी इसके जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना चाहता है भाई, अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहता है, या कभी कभी सिर्फ अपनी उत्सुकता या मजे के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो हैकिंग करने वाले के सब इंटेंशन अलग अलग होते हैं। किसी का क्या मजे लेना कि हैक कर दो, मजे ले रहे हैं। किसी का कि राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने, इसको बदनाम करके इसका कोई सबूत मिले हमको। किसी का मकसद ये कि गैर कानूनी पैसा कमाना है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। हैकिंग के प्रकार, इसके कई रूप हो सकते हैं किसके हैकिंग के। तो एक तो ईमेल बॉम्बिंग होता है, ईमेल के ऊपर ईमेल भेजना। वायरस या ट्रोजन हमले होते हैं, पासवर्ड चुराना होता है। तो इसके कई क्या होते हैं? रूप होते हैं। अब कानूनी सजा क्या है हैकिंग में? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000। हैकिंग एक दंडनीय अपराध है, भी ध्यान रखना भाई। इसके दोषी को 3 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है। कॉपीराइट अधिनियम के तहत, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 66 के तहत भी इसके 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है भाई, ध्यान रखना भाई। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 66 बोलती है कि 3 साल जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना, लेकिन आईटी एक्ट जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बोलता है कि 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है भाई हैकर को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास वेब जैकिंग। वेब जैकिंग क्या होता है? यह हैकिंग का ही एक प्रकार है जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा कर लेता है। कोई व्यक्ति, उसकी वेबसाइट पर किसी ने गैर कानूनी तरीके से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसको बोलते हैं वेब जैकिंग, यानी कि वेब क्या कर ली? कब्जे में कर ली। इसका मुख्य उद्देश्य पैसों की अवैध कमाई करना है, राजनीतिक फायदा उठाना है या कोई अन्य आपराधिक काम करना होता है। ठीक है। तो किसी की वेबसाइट पर कब्जा कर लेना क्या है? वेब जैकिंग है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ईमेल बॉम्बिंग क्या है। ईमेल बॉम्बिंग क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक होती है कॉल बॉम्बिंग, एक होती है ईमेल बॉम्बिंग।
इसमें अपराधी पीड़ित को एक साथ बहुत सारे ईमेल भेजता है। तो अब हम देखते हैं क्या है ईमेल बॉम्बिंग, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा ईमेल भेज देना, इसको बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। एक होता है कॉल बॉम्बिंग, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा कॉल कर देना। ठीक है, किस तरीके से? नंबर से नहीं, कॉल बॉम्बिंग नंबर से नहीं होती। ऐसा नंबर होता है जिसका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आम आदमी के लिए ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ईमेल बॉम्बिंग, इसमें अपराधी पीड़ित को एक साथ बहुत सारे ईमेल भेजता है, जिससे पीड़ित का ईमेल सिस्टम भर जाता है। ठीक है, और वह परेशान या मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग। सॉरी। अब अगला पॉइंट है हमारे पास ये ट्रोजन हमला, ट्रोजन अटैक। ये क्या होता है? यह एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम है जो खुद को एक भरोसेमंद प्रोग्राम के रूप में छिपाकर कंप्यूटर में घुस जाता है। ठीक है, एक बार अंदर आने के बाद यह कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इसको बोलते हैं ट्रोजन हमला। पासवर्ड और यूजर नेम की अहमियत क्या है भाई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह भी हैकिंग का ही क्या है, एक प्रकार है। वेबसाइट चलाने वाले का पासवर्ड और यूजर नेम पूरी तरह से गोपनीय होते हैं। ठीक है, जिससे वह फाइलें अपलोड कर सकता है। अगर किसी तरह हैकर को यह जानकारी मिल जाए तो वह खुद को वेबसाइट का मालिक बताकर उसमें हेरफेर कर सकता है। यह डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसा होने पर हैकर किसी भी ऑनलाइन व्यापार या ईमेल सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है भाई। तो ईमेल, पासवर्ड और यूजर नेम की बहुत अहमियत होती है भाई वेबसाइट। अब अगला बात देखते हैं हम, ईमेल स्पूकिंग। ये क्या है? स्पूपिंग, ईमेल स्पूफिंग क्या है भाई? यह एक ऐसा ईमेल है जो जानबूझकर गलत जानकारी देता है। ठीक है, यानी कि भ्रमित कर रहा है या असलियत को छिपाता है। इसमें ईमेल के असली टेक्स्ट के साथ चालाकी से छेड़खानी की जाती है भाई, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, यह कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी और को धमकी भरा ईमेल भेजना चाहता है। ठीक है भाई, वह अपना नाम इस्तेमाल करने के बजाय अपने दोस्त ब के नाम का इस्तेमाल करता है। जब प्राप्तकर्ता को ईमेल मिलता है तो उसे लगता है कि वह उसके दोस्त ब ने भेजा है, जबकि असल में वह द्वारा किया गया एक फर्जीवाड़ा है। इसे ही ईमेल स्पूफिंग कहते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई। अब बात करते हैं कंप्यूटर वंडेलिज्म क्या है।
वंडेलिज्म का सामान्य अर्थ जो है यानी कि शाब्दिक मतलब होता है किसी और की संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करना या उसे नुकसान पहुंचाना। कंप्यूटर के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या उसे इस्तेमाल करने के लायक नहीं छोड़ता यानी कि निरुपयोगी बना देता है, जो उपयोग करने लायक नहीं रहता, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर वंडेलिज्म का दोषी माना जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। किसी कंप्यूटर की चोरी करना भाई या उससे जुड़े किसी भी उपकरण यानी कि यंत्र या हिस्से यानी कि पार्ट को नष्ट कर देना वंडेलिज्म, जिसे स्रोत में स्पूफिंग के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, का अपराध माना जाएगा भाई। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, साइबर आतंकवाद ये क्या है, इस पर आपको प्रश्न बन सकता है। सीधा सीधा 20 नंबर का साइबर आतंकवाद के बारे में लिखो भाई, विस्तार से चर्चा करो। आइए देखते हैं ये क्या है। बदलता हुआ आतंकवाद। हालांकि देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा कड़े करते हैं, लेकिन नई तकनीकी के कारण आतंकवाद के तरीके बदल गए हैं। अब आतंकवादी दूर बैठे बैठे ही कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए हमलों को साजिश रच सकते हैं भाई। अब हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें बहुत से क्या थे, गुप्तचर मिले थे, बहुत से गुप्तचर पाए गए थे यहाँ पे भारत में। तो वो आतंकवाद, साइबर आतंकवाद की देन थी वो। ठीक है, परिभाषा क्या, अमेरिका के केंद्र के अनुसार, अमेरिका के केंद्र के अनुसार परिभाषा साइबर आतंकवाद की क्या है ये देखते हैं। साइबर आतंकवाद एक ऐसा गंभीर आपराधिक काम है जो कंप्यूटर और टेलीकॉम माध्यमों से किया जाता है। तो साइबर आतंकवाद क्या है, एक ऐसा आतंकवाद, एक ऐसा गंभीर आपराधिक काम है जो कंप्यूटर और टेलीकॉम जो माध्यमों से किया जाता है। उद्देश्य और परिणाम क्या है इसका, साइबर आतंकवाद का? तो उद्देश्य तो सीधी बात है, किसी देश में अशांति फैलाना, किसी देश या राज्य में हिंसा फैलाना, सार्वजनिक सेवाओं जैसे बिजली, पानी, इंटरनेट को ठप करना या नष्ट करना भाई। इसका मकसद लोगों के बीच डर, संकट, दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा करना होता है। इस तरह के हमलों के पीछे कोई खास राजनीति, सामाजिक या वैचारिक मकसद छुपा होता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। साइबर आतंकवाद का स्वरूप कैसा है? इसे साइबर स्पेस में होने वाला आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और उसमें जमा जानकारी पर हमला किया जाता है ताकि सरकार और जनता में डर पैदा हो और उन्हें आतंकवादियों की अनुचित मांगे मानने के लिए मजबूर किया जा सके। हमले के दो मुख्य तरीके क्या हैं? इंटरनेट का दुरुपयोग। पहला तो ये है, किसी देश की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को साइबर हमले के जरिए तबाह या ठप करना। साइबर आतंकवादी कौन होते हैं भाई? तो हमले के दो मुख्य तरीके, इंटरनेट का दुरुपयोग या देश की बुनियादी महत्वपूर्ण सुविधा जो है उनको क्या करना, ठप करना, तबाह करना। अब बात करते हैं साइबर आतंकवादी कौन होता है। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल नीचे दिए गए उद्देश्यों के लिए करता है, वह क्या, साइबर आतंकवादी है। साइबर आतंकवादी कौन होता है? जनता या किसी समुदाय में दहशत फैलाने वाला, अलग अलग धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य क्या करना, ये पैदा करने वाला, यानी कि धर्म, जाति और समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला। कानूनी रूप से चुनी हुई सरकार को डराना धमकाना, देश की एकता, संप्रभुता यानी कि अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला व्यक्ति साइबर आतंकवादी होता है भाई, ध्यान रखना। तो साइबर आतंकवादी कौन? जनता और समुदाय में दहशत फैलाने वाला, अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैलाने वाला, किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से। कानूनी रूप से चुनी हुई सरकार को डराने धमकाने वाला, जिसकी
और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाला क्या है भाई? साइबर आतंकवादी। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इनमें से कोई भी काम करना साइबर आतंकवाद का अपराध माना जाता है भाई, ध्यान रखना। ठीक। साइबर आतंकवाद के मुख्य निशाने क्या है? क्या क्या होता है इनके निशाने पे? तो अक्सर सेना के ठिकाने होते हैं, बिजली संयंत्र होते हैं इनके निशाने पे, हाईवे यातायात नियंत्रण, बैंक, दूरसंचार, फायर स्टेशन, परमाणु अनुसंधान संस्थान इनके निशाने पर होते हैं भाई। इन पर हमला करने से देश की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और जनता में डर फैलता है। ठीक है। गुमनामी का फायदा, इस अपराध को करने वाले अपराधी अपनी पहचान छुपाने का पूरा लाभ उठाते हैं, जिससे उनका बचना आसान हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं। बढ़ता हुआ खतरा भाई। प्रारंभिक आतंकवादी हमलों की तुलना में साइबर हमले ज्यादा व्यापक और दूरगामी होते हैं। ठीक है। और एक साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो वैसे आतंकवादी, भौतिक जो आतंकवाद जो होता है उससे हटकर होता है क्या? साइबर आतंकवाद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सभी देशों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। और इसमें क्या है? आतंकवादी पकड़े भी नहीं जाते, मारे भी नहीं जाते, उनका बचाव हो जाता है भाई। इंटरनेट का दुरुपयोग, अपराधी विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए दुनिया भर के नेटवर्क के आपस में जुड़े होने का गलत फायदा उठाकर आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। ठीक है। बचाव के उपाय क्या है? इस खतरे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों को सलाह दी है कि वे अपनी साइबर फोरेंसिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएं ताकि आपस में मिलकर काम करें। ठीक है। तो क्या बचाव इसका? सभी अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं वो मिलकर सहयोग करें और सभी देशों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जो साइबर फोरेंसिक जो है व्यवस्था को और मजबूत बनाएं, जिससे क्या है? इनका मुकाबला किया जा सके। अब बात करते हैं हम साइबर अश्लीलता क्या है। यह भी एक अपराध है। इंटरनेट और वेबसाइटों पर अश्लील संदेश या प्रतिबंधित साहित्य यानी कि क्या है? अश्लील साइबर अश्लीलता, इंटरनेट और वेबसाइटों पर अश्लील संदेश या प्रतिबंधित जिनके ऊपर क्या है? बैन है, साहित्य दिखाना एक गंभीर अपराध है। यह सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि युवाओं को आकर्षित किया जा सके और अनैतिक लैंगिक व्यापार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो ये क्या है? एक अपराध है। बच्चों और ये किसको प्रभावित करती है साइबर अश्लीलता? तो ये बच्चों और किशोरों का प्रभावित करती है। बच्चों और किशोरों पर इसका प्रभाव क्या होता है? ऐसा अश्लील साहित्य बच्चों और किशोरों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। साइबर अपराधी अक्सर कंप्यूटर चैट के जरिए बच्चों को क्या करते हैं? फंसा लेते हैं। ठीक है। और बच्चे अनजाने में इस अपराध का शिकार बन जाते हैं। कानूनी सजा क्या है साइबर अश्लीलता अपराध की? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत दोषी को 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। अन्य रूप क्या है इसके साइबर अश्लीलता के? अभद्र अंगों का प्रदर्शन भी साइबर अश्लीलता का ही एक प्रकार माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। यह थी साइबर अश्लीलता। अब हम बात करते हैं साइबर मानहानि, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना, वो साइबर मानहानि। यह सामान्य मानहानि जैसी ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ किसी की इज्जत खराब करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाता है भाई, उसको बोलते हैं साइबर मानहानि। यह कैसे होती है? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वेबसाइट या ईमेल के जरिए कोई अपमानजनक बात लिखता है या भेजता है
तो उसे साइबर मानहानि का अपराध माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब साइबर मानहानि देख ली हमने, अब बात करते हैं स्पैम और ईमेल धोखाधड़ी की। ये क्या है? ईमेल का दुरुपयोग। आज के समय में ईमेल भेजना बहुत आसान और सस्ता है, लेकिन साइबर अपराधी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। वे अपनी पहचान छिपाने और दूसरों को परेशान करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिशिंग क्या होता है भाई? फिशिंग के बारे में और देखते हैं। फिशिंग यह ईमेल धोखाधड़ी का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। क्या फिशिंग? इसमें अपराधी चालाकी से आपको ऐसी ईमेल भेजते हैं कि आप अपनी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल खुद उन्हें दे देते हैं। इसको बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, यह क्या है? ईमेल धोखाधड़ी का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। इसमें अपराधी चालाकी से आपको ऐसे ईमेल भेजते हैं कि आप अपनी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल खुद ही उन्हें दे देते हैं। फिर वे उस जानकारी का इस्तेमाल करके आपके साथ क्या करते हैं? धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिशिंग। जालसाजी का तरीका क्या है? अपराधी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल को बीच में ही रोककर या दूसरी तरफ मोड़कर अपनी धोखाधड़ी को अंजाम देना क्या है भाई? जालसाजी है। ठीक है, कानूनी सजा क्या है इसमें? फिशिंग में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 74 के अनुसार ईमेल के जरिए धोखाधड़ी करने पर 2 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत जबरदस्त मुद्दा चला हुआ आज के समय इसका। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग यह एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे पैसों को बीच में ही अवैध रूप से चुरा लिया जाता है। यानी कि इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन उसको बीच में ही क्या कर लिया जाता है? चुरा लिया जाता है। इसका मुख्य मकसद काले धन यानी कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सफेद धन में बदलना है भाई, ताकि अपराधी पकड़े न जाएं और अपनी कमाई को जायज दिखा सके। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा जा रहा है इंटरनेट के जरिए, लेकिन बीच में ही वो अवैध रूप से पैसा चुरा लिया जाता है। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। उदाहरण देखते हैं। साल 2005 में प्रवर्तन निर्देशालय जिसको बोलते हैं ईडी ने 146 मामलों में करीब 10 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा था। ठीक है, सारदान घोटाला 2014 और नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड जैसे मामलों में अपराधियों ने आम लोगों की मेहनत की कमाई मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हड़प ली। ठीक है, कोलगेट घोटाला, इसमें क्या था? कोलगेट घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी इसके बड़े उदाहरण हैं, जहां बहुत बड़ी राशि का हेरफेर हुआ था। न्याय की चुनौती। तो इस वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत जो पैसा जब्त किया जाता है वह सरकारी खजाने में चला जाता है। लेख में यह सुझाव दिया गया है कि यह पैसा सरकार के पास जमा होने के बजाय उन पीड़ितों को वापस मिलना चाहिए जिनका पैसा अपराधियों ने लूटा है, ताकि उन्हें सही मायने में न्याय मिल सके भाई। तो न्याय में चुनौती है भाई। इसमें आगे चर्चा करते हैं। डाटा डिडलिंग ये क्या है? डाटा डिडलिंग क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें अपराधी कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को बहुत ही बारीकी से बदल देता है, ले जाता नहीं, बदल देता है या उसे मिटा देता है, जिससे डाटा की सटीकता खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं डाटा डिडलिंग कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है? यह अपराधी आमतौर पर गलत तरीके से पैसे कमाने या धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। बड़े वित्तीय घोटाले अक्सर इसी तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत?
डाटा डिडलिंग, यानी कि उसमें जो डाटा है उसको बारीक तरीके से मिटा दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, अब पैसा उसमें कुछ दिखाया गया था और बदल के कुछ दिखा दिया गया, बाकी खा गए। यह कैसे काम करता है भाई? इसमें अपराधी डेटा को तब बदलते हैं जब उसे कंप्यूटर में डाला जा रहा होता है। ठीक है, अपराधी कुछ समय के लिए वित्तीय जानकारी में बदलाव करके अपना फायदा उठा लेते हैं। धोखाधड़ी पूरी होने के बाद वे डाटा को वापस उसकी असली स्थिति में ले आते हैं भाई, ताकि कंप्यूटर के असली मालिक को पता ही न चले कि कोई गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाटा डिडलिंग। अब बात करते हैं हम आगे कंप्यूटर जनित बौद्धिक संपदा। ठीक है, कंप्यूटर जनित बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा क्या है? यह किसी व्यक्ति की अपनी मेहनत से बनाई गई चीज होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर। ये भी एक क्या है? बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा वो जो किसी व्यक्ति की अपने मेहनत से बनाई गई चीज होती है। कंपनी का लोगो या कोई विशिष्ट ब्रांड का नाम। ठीक है, जब कोई बिना अनुमति के इन्हें चुराता है या इस्तेमाल करता है तो इसे इनका उल्लंघन माना जाता है। किसका उल्लंघन माना गया? बौद्धिक संपदा का उल्लंघन। इंटरनेट का दुरुपयोग। आज के समय में इंटरनेट व्यापार के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है भाई। इसी वजह से अपराधियों के लिए किसी कंपनी के गुप्त डाटा, ट्रेडमार्क या लोगों को अवैध रूप से डाउनलोड करना और उन्हें गलत कामों के लिए बांटना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए दुरुपयोग होता है। सोर्स कोड की चोरी। अपराधी किसी कंपनी के सोर्स कोड, जो सॉफ्टवेयर बनाने का मूल आधार होता है, को चुराकर उस कंपनी की गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसको बोलते हैं सोर्स कोड की चोरी। कानूनी स्थिति क्या है? जैसे कॉपीराइट, ये भी एक बौद्धिक संपदा है। किसी के काम को सुरक्षित रखने का अधिकार है। कॉपीराइट का उल्लंघन करना इंटरनेट पर भी एक अपराध है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 के तहत इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क व्यापारी की मेहनत, उसकी साख और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। यह बाजार में व्यापारी के माल की एक अलग से विशिष्ट पहचान बनाता है। इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, यानी कि ट्रेडमार्क रखा तो ये बता देगा, कोई बोरी है उसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क कर दिया सामान की, तो बताया फलाने व्यापारी का माल है। ठीक है, यानी कि ट्रेडमार्क व्यापारी की मेहनत होती है, उसकी खुद की साख होती है, मोहर लगती है, ये पता चलता है फलाने की हुई, प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। कानूनी परिभाषा। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 2 में बी के अंतर्गत ट्रेडमार्क को परिभाषित किया गया है। पासिंग ऑफ क्या है? पासिंग ऑफ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ग्राहकों को धोखा देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने घटिया माल को किसी नामी और प्रतिष्ठित कंपनी का माल बताकर ट्रेडमार्क लगाकर बेचता है तो उसे पासिंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, यह ग्राहकों को भ्रमित कर गलत तरीके से मुनाफा कमाने का एक तरीका है। यदि ऐसा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो ये क्या है? दंडनीय अपराध है। तो पासिंग ऑफ भी क्या है? दंडनीय अपराध है, जो ग्राहकों के लिए, ग्राहकों के साथ किया जाता है। किसी बड़ी कंपनी का लोगो लगा के उस माल को उस बड़ी कंपनी का बता के असली नकली माल को और बेचा जाता है, और इंटरनेट के जरिए इस माल को बेचा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? यह एक दंडनीय अपराध है। केस देखते हैं हम, महत्वपूर्ण केस देखते हैं भाई। बंबई उच्च न्यायालय का एक प्रसिद्ध निर्णय देखते हैं, क्या है? केस का नाम है रेडिफ कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम साइबर बुथ एंड रमेश नाटा। तो रमेश नाटा साइबर बुथ एंड रमेश नाटा और कम्युनिकेशन लिमिटेड का केस था। इसमें बंबई उच्च न्यायालय ने क्या कहा था? अदालत का निर्णय। बंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट
किया कि किसी वेबसाइट या डोमेन नेम, जैसे www और जैसे डोमेन नेम होता है, जैसे कोई मान लो www.example.www.drashti.com, ठीक है। तो इस मामले में क्या कहा बंबई उच्च न्यायालय ने कि बंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी वेबसाइट का डोमेन नेम केवल एक साधारण इंटरनेट एड्रेस नहीं होता भाई, ठीक है। इसको आप साधारण इंटरनेट एड्रेस नहीं बोल सकते। यह उस कंपनी के ट्रेडमार्क यानी कि व्यापार चिन्ह की तरह होता है भाई। इसीलिए डोमेन नेम का गलत इस्तेमाल करना भी एक साइबर अपराध है और इसे ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला केस देखते हैं। सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम मेमर्स सिफिनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो सत्यम बनाम सिफिनेट प्राइवेट लिमिटेड का केस था। मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में देखते हैं। क्या बोला माननीय उच्च न्यायालय? डोमेन नेम का महत्व भाई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आज के डिजिटल जमाने में किसी वेबसाइट का डोमेन नेम केवल एक साधारण इंटरनेट का पता नहीं, और यही बात किसने बोली? बंबई उच्च न्यायालय ने। यह उस कंपनी के ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह की तरह है, व्यापार की पहचान है। यह डोमेन नेम उस कंपनी के व्यापार, उसके माल या उसकी सेवा की एक विशिष्ट क्या है? आइडेंटिटी, पहचान है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। कानूनी सुरक्षा क्या है? चूंकि डोमेन नेम में वे सभी गुण होते हैं जो एक ट्रेडमार्क में होते हैं भाई, इसलिए अगर कोई किसी और के डोमेन नेम को चुराता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है तो क्या है? वो ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, अपराध होगा, ठीक है। फासिंग ऑफ। कोर्ट ने माना कि डोमेन नेम के उल्लंघन के मसले में फासिंग ऑफ के नियम लागू होते हैं, ठीक है। जिसका मतलब है कि किसी और की साख का फायदा उठाकर ग्राहकों को क्या देना? धोखा देना एक गंभीर अपराध है। अब एक केस और देखते हैं। याहू इनकॉर्पोरेटेड बनाम आकाश अरोरा। याहू बनाम आकाश अरोरा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में हम बात करते हैं। भाई क्या मामला था? मामला क्या था? प्रतिवादी यानी कि आकाश अरोरा ने याहू के डोमेन नेम, ठीक है, या मिलता जुलता नाम का इस्तेमाल किया भाई, ठीक है। उनका तर्क था कि इंटरनेट पर चलने वाले डोमेन नेम पर ट्रेडमार्क अधिनियम के नियम लागू नहीं होते, ठीक है भाई। न्यायालय ने क्या कहा? क्योंकि सुप्रीम पहले से ही कह दिया था, वहीं पे बम्बई उच्च न्यायालय ने कह दिया। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की दलील को पूरी तरह से क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि भले ही उसे क्षमा भारत में सर्विस मार्क के लिए अलग कानून लागू न हुआ हो, लेकिन डोमेन नेम का गलत इस्तेमाल करना फासिंग ऑफ के बराबर है, ठीक है। यानी कि आप धोखा देके क्या कर रहे हैं? किसी को भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। व्यादेश। अदालत ने याहू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को उस डोमेन नेम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए व्यादेश का आदेश दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने कानूनी रूप से उन्हें वेबसाइट बंद करने का आदेश दे दिया कि वेबसाइट बंद कर दो। निष्कर्ष क्या हुआ? यह केस यह साबित करता है कि इंटरनेट का पता यानी कि डोमेन नेम साधारण पता नहीं है, बल्कि यह कंपनी की संपत्ति और इसके साथ छेड़छाड़ का नकल करना ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत अपराध है। भाई ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम कॉपीराइट का उल्लंघन पर। कॉपीराइट का उल्लंघन क्या है? किसी और के काम जैसे सॉफ्टवेयर, किताब या कला को उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करना या उसे कॉपी करना कॉपीराइट उल्लंघन है। भाई ध्यान रखना। इसे कानून की धारा 51 के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है। कौन सी धारा? कॉपीराइट उल्लंघन, कॉपीराइट एक्ट के तहत
धारा कौन सी है 51, उसके तहत क्या माना गया, दंडनीय अपराध माना गया। ठीक है, यानी कि किसी के सॉफ्टवेयर, किताब, यानी कि किसी के काम को उसकी अनुमति के बिना आपने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, या उसकी कॉपी कर ली, क्या है भाई वो, उसकी अनुमति तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनुमति नहीं है तो आपने उसको कॉपी कर लिया तो वो क्या है, कॉपीराइट अधिनियम 51 के तहत क्या है भाई, धारा 51 के तहत एक अपराध है। दो तरह की कार्रवाई होती है भाई, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आप दो तरह से केस कर सकते हैं, एक तो सिविल केस कार्रवाई में, यह अर्जाना लेने के लिए होता है, अध्याय 12 में हम इसको देखेंगे। आपराधिक कार्रवाई होती है भाई दूसरी, यह अपराधी को जेल भेजने या जुर्म करने के लिए होती है, यह अध्याय 13 में देखेंगे हम। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई। तो दो तरह से कार्रवाई, एक सिविल और एक आपराधिक। धारा 63 के तहत सजा भाई, यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या किसी 51 के तहत तो अपराध माना गया है, लेकिन 63 में सजा दे दी। ठीक है, अगर कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या किसी और को ऐसा करने के लिए उकसाता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ये बात ध्यान रखना भाई। अगर वह व्यक्ति बार बार यही अपराध करता कॉपीराइट का तो उसे और अधिक सख्त सजा मिलती है भाई, ध्यान रखना भाई। सॉफ्टवेयर के लिए विशेष कानून, अगर सॉफ्टवेयर चुरा लिया किसी का, तो सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट कर लिया तो क्या करे, उसके लिए विशेष कानून भाई। धारा 63 भी, यदि कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर की क्या है, अवैध कॉपी का उपयोग करता पाया जाता है, यानी कि अवैध रूप से क्या है वो कॉपी आई है, कॉपी और उसका क्या कर रहा है, वो उपयोग कर रहा है, कॉपी का उपयोग करता पाया जाता है, तो यह अलग से एक अपराध है। इसके लिए धारा 63 बी, कम से कम 7 दिन की जेल होती है भाई, अधिकतम सजा 3 साल की, 7 दिन तक कम से कम, लेकिन अधिकतम 3 साल की, जुर्माना 50,000 रुपये होगा भाई, ध्यान रखना भाई, और अधिक से अधिक कितना होगा, 2 लाख रुपए, कम से कम 50 और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए। ये कॉपी सॉफ्टवेयर के लिए विशेष कानून है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, ये क्या है, साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों का सरल विवरण यहां दिया गया। बौद्धिक संपदा का खतरा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य एरिक एलन का कहना है कि इंटरनेट पर व्यापार बढ़ने के साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के उल्लंघन के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं भाई, और आईटी विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बने हैं। ठीक है भाई, ICC यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल क्या है, इस खतरे को देखते हुए ICC ने 30 सितंबर 1998 को एक साइबर अपराध विरोधी इकाई, एंटी साइबर क्राइम यूनिट बनाई है। कब बनाई है, 30 सितंबर 1998 को। ठीक है, काम करने का तरीका क्या है इसका, यह इकाई इंटरपोल के साथ मिलकर इंटरनेट पर होने वाले अपराधों पर क्या रखती है, नजर रखती है और उन्हें रोकने के लिए काम करती है। ठीक है भाई, इंटरनेट का विस्तार, वर्तमान में लगभग 440 मिलियन वेबसाइटें हैं भाई, जो इंटरनेट के जरिए व्यापारिक गतिविधियों में शामिल है भाई, जिससे अपराध होने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में कुछ तथ्य हमने देखे। तो ये क्लास आज तक यहां तक ही, आशा आपको समझ में आया होगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसमें जो आपको जीवन में भी काम आएंगे और आपको जानकारी भी बहुत अच्छी दे रही, पेपर में भी आपको सीधा सीधा इनसे देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।